हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि आज है संडे और संडे के दिन आती है हमारी रिवीजन की क्लास। तो हमने वीक में जो कुछ भी पढ़ा है उसका वीकली रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि एक क्वेश्चन को कितने तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। इस बात को समझाते हुए ही मैं अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करूंगी। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे शतरंज वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसको किसने जीता था। तो इसको जीता था मैग्नस कार्लसन के द्वारा, जैसा कि हमने पढ़ा था। और साथ में ये भी पढ़ा था कि भारत के जो प्रज्ञानंदन थे वो सबसे कम उम्र में शतरंज वर्ल्ड कप फाइनल के मुकाबले में पहुंचने वाले व्यक्ति बन गए थे। तो ये रिकॉर्ड भी उनके नाम था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को कई तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। पहला कि सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो शतरंज वर्ल्ड कप फाइनल के मुकाबले में पहुंचे, मैग्नस कार्लसन के द्वारा कौन सा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता गया, या मैग्नस कार्लसन क्या खेलते हैं, या जो प्रज्ञानंदन थे वो कौन सा गेम खेलते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग में आ सकती हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोनी का वनडे में एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। देखो, क्या था कि महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया था। इन्होंने वनडे में रिकॉर्ड बनाया था, और वनडे में यानी एक वनडे के एक मैच में इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। तो इस रिकॉर्ड को तोड़ा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि उस खिलाड़ी का नाम बताओ जिसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? रहमानुल्लाह गुरबाज नाम है, अफगानिस्तान से रिलेट करते हैं। और अभी हाल ही में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में सीरीज हो रही थी, वनडे सीरीज हो रही थी, उसके दौरान इनके द्वारा महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा गया। इन्होंने 151 बॉल पे 151 रन बनाए हैं। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान के बारे में बात करेंगे। राजस्थान का जो धौलपुर करौली रिजर्व देश का कौन सा बाघ अभयारण्य बना है, पूछा जा रहा है। तो देखो, अब अभी तक पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत में 52 बाघ अभयारण्य थे, ठीक है ना, यानी कि 52 टाइगर रिजर्व थे। लेकिन धौलपुर करौली रिजर्व के बन जाने की वजह से, जो राजस्थान से बिलोंग करता है, इसके बन जाने की वजह से अब टोटल इसकी संख्या कितनी हो गई है? तो 53 हो गई है। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो हमें पता होना चाहिए 53 है। और सबसे लास्ट कौन है जिसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है? तो धौलपुर करौली रिजर्व है। कहाँ पर स्थित है, किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो राजस्थान से बिलोंग करता है। यानी क्वेश्चन एक, लेकिन आप देखो कि एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के ऊपर एक बुक लिखी गई है, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। इस बुक को लिखने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है कि इस बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो अमृत माथुर है जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, जिसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। देखिए, बाबा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित मराठी अभिनेत्री का निधन हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस अभिनेत्री का नाम क्या है। तो अभिनेत्री सीमा देव है जिनका निधन हुआ है हाल ही में। क्वेश्चन दो तीन तरीके से बन सकता है कि अभिनेत्री सीमा देवी किस स्टेट से बिलोंग करती थी, और साथ में ही मराठी सिनेमा से इनका जो है संबंध था। और क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है कि बाबा साहब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेत्री को दिया गया था जो मराठी सिनेमा से बिलोंग करती थी और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बेस्ट स्मार्ट सिटी के पहले स्थान का पुरस्कार किस शहर को मिला है, पूछा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला है। ओके, पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि इंदौर शहर किस स्टेट से बिलोंग करता है। साथ में जब मैं आपको ये पढ़ा रही थी टॉपिक, तो मैंने आपको बताया था कि भारत के जितने भी स्टेट हैं जहां पर स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, वहां पर अगर रैंकिंग करी जाए तो फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारतीय खिलाड़ी की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस खिलाड़ी का नाम पूछा जा रहा है। तो देखो, सन 2012 से ही भारत हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र के उनके बर्थ डे को, जो 29 अगस्त को पड़ता है, उस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, क्लियर। अच्छा, ये जो देखिए परमाणु परीक्षण के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था उसका नाम क्या था?
ट्रिनिटी, क्या नाम रखा गया था? ट्रिनिटी। ओके। अच्छा, ये कहाँ पर हुआ था? तो मैक्सिको का जो रेगिस्तान है, न्यू मैक्सिको का जो रेगिस्तान है जो अमेरिका में पड़ता है, वहां पर सबसे पहले परमाणु परीक्षण किया गया था। उसके बाद 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु परीक्षण किया गया था अमेरिका के द्वारा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आयोजन किया गया है हंगरी के बुडापेस्ट में। नीदरलैंड के सर्किट जैंडवुड में डच ग्रांड प्रिक्स में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने वाले खिलाड़ी का नाम पूछा जा रहा है। तो देखो डच ग्रांड प्रिक्स में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करा है मैक्स वेरस्टेपेन ने। किसने जीत हासिल करा है? मैक्स वेरस्टेपेन ने। क्वेश्चन तीन तरीके से पुटअप हो सकता है यहाँ पर कि मैक्स वेरस्टेपेन किस खेल से रिलेट करते हैं और इन्होंने कौन सा खिताब अभी हाल ही में जीता है, और तीसरी बार यानी कि लगातार 3 बार डच ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है। और एक क्वेश्चन और पुटअप हो सकता है कि डच ग्रांड प्रिक्स कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि नीदरलैंड के सर्किट जैंडवुड में ही इसको आयोजित किया जाता है हर साल। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने मिस्र में काहिरा एयरबेस पर आयोजित किस अभ्यास में भाग लिया है? तो हमने ब्राइट स्टार 23 के बारे में पढ़ा था, और ब्राइट स्टार 23 के बारे में पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि भारत के 151 जो हमारे वायु सैनिक हैं वो कहाँ पर गए हैं? वो गए हुए हैं मिस्र के काहिरा में, और वहां पर जो मिस्र का काहिरा एयरबेस है वहीं पर ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जा रहा है। ओके, भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना के द्वारा सहयोगात्मक रूप से आयोजित द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किया गया है, और इसका नाम क्या है? तो ओसिनेडेक्स है ना। देखो, हमने आईएनएस वागीर के बारे में पढ़ा था, और जो आईएनएस वागीर है उसके बारे में बात करते हुए मैंने आपको बताया था कि 7000 किलोमीटर की यात्रा सबसे ज्यादा तय इस जहाज के द्वारा किया गया, और ये जब गया तो ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी गया, और जब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी गया तो वहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, दोनों की जो नौसैनिक है उनके बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ओसिनडेक्स, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये इसका 5वां संस्करण है ना। तो क्वेश्चन 3-4 तरीके से फ्रेमिंग हो सकती है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो 5वां संस्करण वाला अभ्यास होता है उसका नाम बताओ, कहाँ पर होता है, आईएनएस वागीर कहाँ गया है, ये सारा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, 5 साल के कार्यकाल के लिए जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। किसे चुना गया है? तो देखो, पहली बात यह है कि इनको दूसरी बार चुना गया है, ठीक है। और जिम्बाब्वे का ऐसा संविधान है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति के पद पर चुना जा सकता है मैक्सिमम, है ना। 5 साल के लिए चुना गया है। इनका नाम है एमरसन मनांगवा। ओके, बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया है? किसने? एच.एस. प्रणय ने। यहाँ पर क्वेश्चन 3 तरीके से फ्रेमिंग की जा सकती है। पहले तो एच.एस. प्रणय किस गेम से रिलेट करते हैं? तो बैडमिंटन से रिलेट करते हैं। अगर वर्ल्ड रैंकिंग देखी जाए तो उसमें मेल कैटेगरी में एच.एस. प्रणय का 9th रैंकिंग है, यानी कि 9वें पोजीशन पर आते हैं ये। और इन्होंने क्या जीता है बीडब्ल्यूएफ में? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। क्लियर? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस भारतीय शहर ने वायु गुणवत्तापूर्ण चेतावनी प्रणाली अपनाई है ना। तो उस शहर का नाम पूछा जा रहा है। तो उस शहर का नाम है कोलकाता। क्या नाम है? कोलकाता इस शहर का नाम है, याद रख लीजिएगा। इसकी रैंकिंग के लिए 0 से 500 तक के जो नंबरिंग है वो दी गई है, यानी कि जो वायु की गुणवत्ता इससे नापी जा सकती है। ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय जो पुरस्कार है वो किस योजना को दिया गया है, यानी ई गवर्नेंस जो डिजिटली गवर्नेंस के लिए 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार किस योजना को प्रदान किया गया है?
तो पंचायती राज मंत्रालय की योजना है जिसका नाम है स्वामित्व योजना, इसको दिया गया है। क्वेश्चन दो तरीके से फ्रेमिंग की जा सकती है। स्वामित्व योजना किस मंत्रालय से रिलेट करती है, स्वामित्व योजना को कौन सा पुरस्कार दिया गया है ना। और तीसरा, ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस के बारे में। कब मनाया जाता है, तो 30 अगस्त को मनाया जाता है, याद रख लेना। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो गुजरात का जो तट है वहां पर आपको सबसे ज्यादा व्हेल शार्क मिल जाएंगे, और साथ ही में जो लक्षद्वीप है वहां पर भी, जो लक्षद्वीप का समुद्री एरिया है वहां पर भी आपको शार्क देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। 30 अगस्त को मनाया जाता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति गायब हो गया है, अपहरण कर लिया गया है या किसी भी तरीके से उसका पता नहीं चल रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए 30 अगस्त के दिन ये दिन मनाया जाता है, 30 अगस्त के दिन। ओके, उस व्यक्ति और उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए और सरकार से क्वेश्चनिंग करने के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 30 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 अगस्त को मनाया जाता है, याद रख लेना, क्योंकि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के लिए जो पॉलिसी बनी थी सबसे पहले वो 30 अगस्त के दिन ही बनाई गई थी। ओके, 2000 में ओके। और सन 2001 में क्या किया गया था कि राष्ट्रीय लघु उद्योग के लिए, यानी कि जो लघु उद्योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए अवार्ड की भी व्यवस्था करी गई थी, और पहली बार अवार्ड 2001 में दिए गए थे। ओणम उत्सव मनाया गया है। ओणम उत्सव किस स्टेट से बिलोंग करता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आ सकता है। तो ओणम केरला से बिलोंग करता है। सांस्कृतिक उत्सव है, 10 दिन तक चलता है। पहला दिन है उसको अथम कहते हैं और 10वें दिन को थीरु ओणम कहते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि 10वें दिन को क्या कहा जाता है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ओणम जो है केरला में एक मान्यता है कि वहां पर जो पाताल के देवता हैं जिनका नाम है महाबली, तो वो धरती पर आते हैं 10 दिन के लिए और प्रजा को आशीर्वाद देते हैं। तो उनकी याद में और उनके आशीर्वाद को पाने के लिए ओणम जो है सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है 10 दिन तक केरला में। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इथेनॉल से चलने वाली विश्व की पहली कार का अनावरण कहाँ पर किया गया। यानी ऐसी कार जो इथेनॉल से चलने वाली है, पहली कार है, उसका अनावरण किया गया है नई दिल्ली में। और किसके द्वारा किया गया है, तो नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। इस बात को याद रख लेना। और साथ में ही मैंने जब ये वाली बात पढ़ाई थी तो आपको ये भी बताया था कि 2025 तक भारत ने एम रखा है कि पेट्रोल में 20% का इथेनॉल मिला दिया जाएगा इस टारगेट के साथ में, और पूरे भारत में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक का क्या नाम है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है और इनकी उम्र 95 साल की थी। तो इनका नाम है जयंत महापात्रा, है ना। और इनकी जो बुक थी उसका नाम क्या था, तो इनका जो उपन्यास था जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, उस बुक का नाम था रिलेशनशिप्स। क्या नाम था, रिलेशनशिप्स। ओके, बात समझ गए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, तो श्रावण, जिसको हम सावन कहते हैं, सावन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। इस बात का जरूर ध्यान रखना। संस्कृत दुनिया की, भारत की नहीं, दुनिया की सबसे प्राचीन लैंग्वेज है और भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उसका ओरिजिन संस्कृत से ही हुआ है। अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, 31 अगस्त को मनाया जाता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, दादी प्रकाशमणि कौन है जिनकी विरासत के सम्मान में भारत की राष्ट्रपति के द्वारा स्मारक टिकट जारी किया गया है। यानी कि जो दादी प्रकाशमणि है, इनकी याद में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक स्मारक टिकट जारी किया गया है, जब इनका 16वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा था तब। अगर हम इनके बारे में, दादी प्रकाशमणि के बारे में बात करें, तो ब्रह्म कुमारीज जो ईश्वरीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है उसकी दूसरी मुख्य प्रशासिका थी, है ना। और ब्रह्म कुमारीज प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज या ब्रह्म कुमारीज एक ऐसी संस्था है जो पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा चलाई जाती है। अब FIDC के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है, तो FIDC के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था उमेश रेवनकर को। ओके,
नेक्स्ट बात करेंगे, भारत और न्यूजीलैंड ने किस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और जो हमारा भारत और न्यूजीलैंड है, दोनों के नागरिक उड्डयन डिपार्टमेंट के या उसके मंत्रालय के जो सचिव थे उनके बीच में हस्ताक्षर हुए थे, और ये डिपार्टमेंट है नागरिक उड्डयन, यानी कि जो सिविल एविएशन के क्षेत्र में नागरिकों की यात्राओं की, हवाई यात्राओं की सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। आगामी एशियाई खेल होने वाले हैं, तो भारत सरकार के द्वारा कुल कितने एथलीटों को मंजूरी दी गई है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भारत सरकार के द्वारा कुल 634 एथलीट को मंजूरी दे दी गई है। और जब 2018 में एशियाई गेम हो रहे थे तो उस समय भारत की तरफ से 572 एथलीटों ने भाग लिया था। ओके, 2023 में पहले कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी किसने की है? तो श्रीलंका के द्वारा करी गई, इस बात का ध्यान रख लेना। और कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव है और कोई विदेशी देश इसकी मेजबानी कर रहा है, तो क्वेश्चन आने की संभावना जरूर हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे, SBI ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने ग्राहकों के लिए सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से क्या प्रस्तुत किया है? यानी कि SBI के द्वारा एक स्कीम निकाली गई है या एक ऐसी व्यवस्था निकाली गई है जिससे लोग टेक्निकली जुड़कर SBI के जो ग्राहक होंगे वो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो स्कीम होती है ना उसको रजिस्टर कर सकते हैं। और इस स्कीम का नाम क्या है? तो CSP इसका नाम रखा गया है, यानी कि कस्टमर सर्विस पॉइंट। ओके, जो आधार पर आधारित होगी, यानी कि आधार पर बेस्ड होगी। नेक्स्ट बात करेंगे, भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त करने वाला जो भद्रवाह राजमा है और रामबन सुलाई शहद है, ये किस राज्य से संबंधित है? यानी जिनको GI टैग दिया गया है, ये भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद, ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर, वहां से बिलोंग करते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है और हस्ताक्षर किया है? तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम के साथ में ऐसा किया गया है। अगर मैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम के बारे में बात करूं तो ये पूरे भारत में जो सफाई कर्मचारी हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करता है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत ही काम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस अभियान के अंतर्गत हर साल सितंबर के महीने में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है? तो पोषण अभियान के तहत मनाया जाता है, जिसकी स्टार्टिंग 2018 में करी गई थी। ओके, और भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत ये आता है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है 1 से 7 सितंबर के बीच में। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना का जो दिन है वो हम कब मनाते हैं? तो 1 सितंबर को मनाते हैं। 1956 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में बात करें तो भारत एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है और बीमा के क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है भारत की, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। हाल ही में असम के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है? तो चोकुआ चावल को दिया गया है, जिसको मैजिक राइस भी बोलते हैं। भौगोलिक संकेत के बारे में मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के या किसी भी पर्टिकुलर जगह के पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक पहचान देने के लिए GI टैग दिया जाता है, जिससे कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उसकी जो मार्केटिंग है उसको बढ़ाया जा सके। ओके, मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 नेशनल फाइनल के दौरान मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है प्रियन सैन के द्वारा। यानी भारत की तरफ से जो मिस अर्थ प्रतियोगिता होने वाली है वर्ल्ड लेवल पर दिसंबर में होगी वियतनाम में। कहां पर होगी? दिसंबर में होगी, वियतनाम में होगी। उसमें भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेट करेगा उनका नाम है प्रियन सैन। ओके, सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है और पहली बार किसी भारतीय की नियुक्ति करी गई है? सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के बारे में बात करें तो ये सिंगापुर के बाहर काम करता है और जो वैश्विक मुद्दे होते हैं उनको सुलझाने का काम करता है। तो इसमें जो सदस्य के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं
एनवी रमना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। 2023 में विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 2 सितंबर को। ओके, और इस बार कौन सा हम किस नंबर का एडिशन मनाया हमने, तो 25 नंबर का एडिशन हमने मनाया है। रेलवे बोर्ड में अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन सी हैं, तो जया वर्मा सिन्हा हैं। इनका नाम जरूर याद रख लेना। और कलकत्ता और ढाका के बीच में जो मैत्री एक्सप्रेस चल रही है, उसमें इनका विशेष योगदान है। नेक्स्ट बात करेंगे, महिंद्रा और महिंद्रा कंपनी की स्वराज ट्रैक्टर है, और स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। और जो स्वराज ट्रैक्टर है, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, और साथ में इसका हेडक्वार्टर आपको पंजाब के मोहाली में देखने को मिल जाएगा। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है, और इन्होंने राजीव बंसल की जगह ली है। यह है वुमलुन मंग, और ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। मणिपुर के जो आईएएस ऑफिसर हैं, ये मणिपुर कैडर के। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, जहाज डिजाइन और निर्माण में सहयोग के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किसके साथ ज्ञापन पर समझौता किया है, यानी किसने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में। ओके, तो देखो, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में समझौता किया गया है केन्या शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में। ओके, प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स के अंतर्गत लॉन्च किए गए 7वें जहाज का नाम पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखो, जो प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारत में जहाज का निर्माण किया जाएगा। और अभी तक 6 जहाज का निर्माण किया जा चुका है। हमने कुछ दिन पहले INS बागीर के बारे में पढ़ा था। और अब इसी के तहत 7वां जहाज भी बना दिया गया है, जिसका नाम है महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी उड़ीसा में जो महेंद्रगिरी पर्वत है, पूर्वी घाट पर स्थित है, उसके नाम पर ही इसका नाम महेंद्रगिरी पड़ा है। नेक्स्ट बात करेंगे, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में पहली महिला चार्ज डी अफेयर के रूप में किसे नामित किया गया है, तो पहली महिला चार्ज डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम जरूर याद रख लेना। ये है गीतिका श्रीवास्तव, 2005 बैच की IFS अधिकारी हैं, है ना। अच्छा, हमें ये पता होना चाहिए कि जब 2019 में 370 जम्मू कश्मीर से हटाया जाता है और जम्मू कश्मीर को अलग करके 2 यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया जाता है, एक हो जाता है जम्मू कश्मीर और दूसरा हो जाता है लद्दाख। ठीक है, इसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में मनमुटाव चल रहा था, जिसकी वजह से इनके जो राजनयिक संबंध थे वो उतने अच्छे नहीं थे, जिसे दोनों के राजनयिक संबंधों को डिग्रेड कर दिया गया था। तो डिग्रेड करने के बाद में जो कामकाज है वो भारतीय उच्चायोग के द्वारा डी अफेयर के माध्यम से ही देखा जा रहा है, यानी कि राजदूत नहीं है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया उत्केला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उत्केला हवाई अड्डा आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, जो उड़ीसा में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। अगर उड़ीसा के बारे में बात करें, तो उड़ीसा के कई ऐसे जंगल, ऐसे जो एरियाज है, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वहां पर सिर्फ सिविल एविएशन के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, चंद्रमा 3 का जो प्रज्ञान रोवर है, उसने चंद्रमा पर किस रासायनिक तत्व की खोज करी है, तो सल्फर की खोज करी गई है। रोवर जो एक रोबोट है, उसके द्वारा। लैंडर अपनी जगह पर स्थित होगा, लेकिन रोवर पूरे चंद्रमा की सतह पर टहलेगा। ओके, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने अस्पतालों में कीमोथेरेपी सेवा का उद्घाटन किया गया है, तो ये 30 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर कीमोथेरेपी की जो सेवाएं हैं वो दी जाएंगी। देखो, कीमोथेरेपी की सेवाएं दी जाना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि कैंसर जो एक डिजीज है, उसकी मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसलिए जो भारत सरकार के द्वारा ऐसा डिसीजन लिया गया है कि जो कीमोथेरेपी है वो छोटे छोटे अस्पतालों में भी होना चाहिए जो नगर निगम से बिलोंग करते हों।
नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और इसका पहला संस्करण आयोजित किया जा रहा है भारत में, इस बात का ध्यान रखिएगा। ग्लोबल इंडिया एआई 2023 में जिस विषय को ध्यान में रखकर किया गया है, ये जो समिट है ये अक्टूबर के महीने में होगी, पहले मैं बता दूं आपको, और इसमें इस विषय को ध्यान में रखकर किया गया है कि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में किस तरीके से एआई का इस्तेमाल कर सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के बारे में। हर साल जो सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस बार जो पहला शनिवार पड़ा है वो 2 सितंबर को पड़ा है, तो इस दिन हमने मनाया। राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है, ये किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वास्तुकार हैं लुइस एच सुल्विन, इनकी याद में राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हाल ही में किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो देखो एनसीईआरटी का जब स्थापना दिवस मनाया जा रहा था 1 सितंबर को, तो इसी समय धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे एनसीईआरटी को। ओके। हाल में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो मनीष देसाई को नियुक्त किया गया है और ये राजेश मल्होत्रा की जगह लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है जिनकी प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कोयम्बटूर में किया गया है। तो हमारे देश जब स्वतंत्र हुआ था और पहले वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया था आर.के. शनमुगम चेट्टी को। ओके। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च की गई जो रचनात्मक कॉमिक बुक है उसका नाम क्या है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और ये आयुष्मान भारत की तरफ से जो स्वास्थ्य और कल्याण की सुविधाएं हैं उसको ध्यान में रखकर स्कूली बच्चों के लिए ये बुक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके। नेक्स्ट बात करेंगे सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जिसमें भारतीय मूल के व्यक्ति ने 2 चीनी मूल के व्यक्तियों को हराकर राष्ट्रपति का पद जीत लिया है। उनका नाम क्या है, तो थरमन शनमुगरत्नम। ओके। और जो हलीमा याकूब हैं जो वहां की राष्ट्रपति हैं, वो 13 सितंबर को उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया जी, इनके द्वारा अमृता पटेल सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन है कि कहां पर किया गया है, तो गुजरात के आनंद में किया गया है। और अमृता पटेल सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन इसलिए किया गया है क्योंकि जो अमृता पटेल हैं उनका डेयरी के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान है और डेयरी उद्योग में काम करने के लिए ही इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा ये गरीब महिलाओं के लिए और गरीब बच्चों के लिए भी काम करती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पदक दिया जाएगा या राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा, तो 75 ऐसे शिक्षक हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा 5 सितंबर को, यानी कि राधा कृष्णन का जो बर्थडे होता है उस दिन। भारत सरकार के न्याय विभाग के द्वारा जारी टेली लॉ 2.0 नामक जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है, तो देखो जो टेली लॉ है न्याय विभाग का कार्यक्रम है, ये स्पेशली सभी के लिए न्याय प्रदान करना है निःशुल्क रूप से। इस स्कीम के माध्यम से आप जो है न्याय विभाग से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, वकील हैं और जो भी विशेषज्ञ हैं उनसे अपने मैटर को लेकर जानकारी ले सकते हैं निःशुल्क। और इसका उद्देश्य ये है कि भारत के दूर दराज इलाके गांव वाले इलाकों से भी लोग इस व्यवस्था से जुड़े। देखिए यहाँ पर हमने जो वीक में पढ़ा उसका फटाफट रिवीजन कर लिया। बाकी ये सारा जो कंटेंट है आपको टेलीग्राम के लिंक पर मिल जाएगा, हमारे वहां पर उपलब्ध है, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, खूब खुश रहिए, साथ में मेरे चैनल को लाइक करते रहिए क्योंकि आपके लाइक से मुझे अप्रिसिएशन मिलता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।